हमारे YouTube चैनल हम आप में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। आज हम लोग एक बड़े ही इंटरेस्टिंग गेस्ट, बड़े ही फेमस और ख़ास गेस्ट तो ज़रूर है ही, इंटरेस्टिंग गेस्ट भी है। इनका ताल्लुक जो है ट्रैवलिंग, ऑफ रोडिंग, पॉलिटिक्स, सामाजिक काम, रिलीजियस वर्क सबसे है। अभी हमने तय किया है कि कुछ ट्रैवलर या फिर ट्रैवल लवर्स इनके इंटरव्यू करेंगे, इनके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस से हम लोग शेयर करेंगे, इनसे जानेंगे कैसे रहे ट्रैवल एक्सपीरियंस। मतलब सिर्फ घूमना ऐसा नहीं, स्पेशल एबिलिटी के साथ, एडवेंचर स्पोर्ट्स के जैसा, जैसे खास तौर पे बाइक पे पूरा इंडिया घूमना, इंटरनेशनल ट्रैवल, कार से ट्रैवल, इसके अलावा ऑफ रोडिंग भी। ऐसे स्पेशल गेस्ट आज हमें हमारे हाथ लगे हैं। हम लोग आज वालपई गोवा में हैं, गोवा के एक छोटे से शहर वालपई में है, जो कि बेलगाम शहर से काफ़ी करीब पड़ता है, वहाँ पे हैं। सरफराज भाई से मिलने के लिए आए हैं। आइए हम लोग इनसे इनके एक्सपीरियंसेस जानते हैं। सरफराज भाई, आपका इस्तकबाल है हम अपने चैनल में हमारे। थैंक यू वेरी मच सर। ये बताइए कि ये ऑफ रोडिंग आपके जो है ट्रैवल लवर्स के बारे में केसेस से हम आपको जानते हैं कई सालों से, ये ट्रैवल के बारे में बताइए। अपने बाइक पे और कार पे आप लोग कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ गए? सर ट्रैवलिंग के हिसाब से बोलूँ तो मैंने बाइक और कार से ऑलमोस्ट इंडिया के हर स्टेट कवर कर चुका हूँ। लद्दाख जा चुके हैं हम लोग, फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी, इवन जो केरला है वो भाग तक पूरा कर चुका हूँ। फिर वेस्ट बंगाल से लेके इस तरफ का जो भी मतलब हम लोग का गोवा, महाराष्ट्र, ये वाला रीजन है वो भी ऑलमोस्ट बाइक से और कार से कंप्लीट हो चुका है सर। बाइक से पूरा? जी। अच्छा, इसके अलावा बाहर कहीं गए थे इंटरनेशनल ट्रैवल? हाँ सर, इंटरनेशनल मैं यहाँ से गोवा टू नेपाल गया हूँ, फिर गोवा टू भूटान गया हूँ। अच्छा। एंड हम लोग ऑल्सो गोवा टू मलेशिया और कंबोडिया, वाया कंबोडिया जाने वाले थे, मगर वो लॉकडाउन की वजह से फिर वो ड्रॉप हो गया। अच्छा। उसके अलावा हम लोग चिंगमाई गए थे, चिंगमाई, बट वो वहाँ से बाइक हायर करके वहीं पे। क्या पड़ता है चिंगमाई? ये थाईलैंड, बैंकॉक वो साइड में, सिंगापुर तरफ से, वहाँ पे वो एक हेयरपिन बैंड है, जैसे घाट सेक्शन हम लोग बोलते हैं। वहाँ पे 2000 हेयरपिन बैंड का एक घाट है जो चिंगमाई में है। वो बहुत ही ट्रैवलर लवर्स के लिए और एडवेंचर्स के लिए जाना जाता है। तो वो एरिया हम लोग कवर कर चुके हैं। अच्छा, ये ऑफ रोडिंग के बारे में आपका बहुत से वीडियोस हमने देखे हैं, फेसबुक पर देखे हैं। ऑफ रोडिंग भी कब से कर रहे हैं, अभी कहाँ से शौक चढ़ा आपको? सर ऑफ रोडिंग मैंने 2009-10 से शुरू की, जब मैं बस एक दोस्तों को गाइड करने के लिए, जब तब तो मेरे पास जीप वगैरह कुछ नहीं थी, क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए आपको प्रोफेशनली एक 4x4 जीप लगती है। तो मैं 2000 इसके पहले आप बताइए ऑफ रोडिंग क्या होती है, व्हाट इज ऑफ रोडिंग? ओके, ऑफ रोडिंग वर्ड से आपको पता चलता है कि वहाँ पे रोड्स नहीं होते। वो पूरा ऐसा इलाका होता है जहाँ पे आपके नॉर्मल ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि आपकी नॉर्मल कार वगैरह एक्सेसिबल नहीं होती है। तो वहाँ पे आपको वैसी गाड़ी होना पड़ती है जहाँ पर जिन गाड़ियों की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि जीप्स वगैरह, जिनके 4x4 होते हैं, मतलब हर टायर में उनके पावर्स होते हैं। वो मर्ड में से जाती है, स्लश में से जाती है जीप, आपके पानी के थ्रू जाती है, रॉक्स को क्लाइंब करती है। यहाँ पे जहाँ पर आपको इम्पॉसिबिलिटी ऑफ रोड दिखती है, वहाँ पे हम लोग उसको पॉसिबल उस जीप से बनाते हैं, उसको ऑफ रोडिंग कहते हैं। अच्छा, कितने साल से कर रहे हैं आप, कितने उम्र से शुरुआत की? इनफैक्ट अगर आप चौकन्ना हो जाएंगे अगर मैं बोलूँ तो आपको, मैंने गाड़ी ही सीखी 4 व्हीलर एट द एज ऑफ 22। अच्छा। और 24 से मैंने ऑफ रोडिंग शुरू कर दी प्रोफेशनली। अच्छा, अभी कितने साल हो गए? मेरे को अभी मतलब मेरी एज जो है वो अभी 37 कंप्लीट है, आई एम 38 नाउ। लास्ट 2-4 साल पहले मैंने कुछ स्पाइन इश्यूज की वजह से ऑफ रोडिंग में ब्रेक ले लिया, बट अंटिल देन आई वाज प्रोफेशनली हैंडलिंग ऑल द इंटरनेशनल इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स। अच्छा, हाँ, इवेंट्स के बारे में बताइए, कौन कौन से इवेंट में आपने हिस्सा लिया ऑफ रोडिंग के, और खास ऐसे घूमने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए कहाँ कहाँ गए? सर इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में 6-7 साल पहले तो बस महिंद्रा के ही इवेंट्स होते थे ऑफ रोडिंग के, जो प्रोफेशनल महिंद्रा ऑफ रोडिंग इवेंट्स होते थे। उस महिंद्रा के इवेंट्स तो हम लोग ने काफ़ी सारे स्टेट्स में किए हैं, जैसे केरला में किया है, इगतपुरी में किया है, बेंगलोर, पूना में किया है, फिर महाराष्ट्र, ये जगह तो हम लोग ने ऑफ रोडिंग में कंप्लीट किए थे। उसके बाद में इंटरनेशनल इवेंट्स आने लगे, जैसे रेन फॉरेस्ट चैलेंज मलेशिया, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जो वर्ल्ड का 10th सबसे टफेस्ट इवेंट माना जाता है। मैंने उसमें कंटिन्यूसली 4 साल भाग लिया है। एक बार हम लोग पोडियम भी फिनिश किए हैं, मैं और मेरा एक पार्टनर था। क्या होता है पोडियम? पोडियम एज इन आपको उस कैटेगरी में अगर आप रैंक करते हैं तो आपको पोडियम पे प्राइजेस मिलते हैं, मतलब आपका लिस्टिंग होती है इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे। अच्छा अच्छा।
आपका नाम है इंटरनेशनल वेबसाइट पे भी? हाँ, हम लोग ने इंटरनेशनल वेबसाइट पे मेरे साथ मेरा एक को ड्राइवर और ड्राइवर था गौरव भाई दुकले और मैं उसका को ड्राइवर था। तो हम लोग ने यहाँ पे पोडियम किया था, फिर पूना में हम लोग ने एक बार पोडियम किया था। मतलब पोडियम एज इन वी हैव वॉन द रेस। अच्छा, ये ऑफ रोडिंग के में ऐसे कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि याद रखे जाएंगे, या फिर जहाँ पे बहुत खतरा महसूस करें आप, ऐसा कभी हुआ? हाँ, बहुत बार। अगर आप अभी के ऑफ रोडिंग इवेंट्स देखें, मतलब यूट्यूब पे भी अगर आप रेन फॉरेस्ट चैलेंज वगैरह ये अगर टाइप करके देखें तो आपको उसकी टफनेस का पता चलता है। वहाँ पे गाड़ियाँ रोल ओवर होना, मतलब पलटी होना, फिर कहीं जाके स्टक हो जाना, आपको आपके चेस्ट लेवल तक के कीचड़ पानी में से आपको जाना जाना होता है, क्रॉसिंग होती है। और आपका जो एंड्योरेंस होता है, आपकी जो सस्टेनेबिलिटी का लेवल जो होता है, वो नेक्स्ट लेवल आपका टेस्टिंग किया जाता है। तो ये टफनेस हम लोग ने ये किया है, फेस किया है। कुछ साल पहले आपके साथ एक हादसा भी हुआ था, कार आपकी शायद जीप पलट गई थी, यहाँ के सुना था, क्या होता जरा बताइए। वो तो नॉर्मल था। बेसिकली मैं किसी जगह पे मतलब एक रिलेटिव्स के वहाँ पे जा रहा था और बहुत मतलब धुआंधार बारिश गिर रही थी और सडनली मेरे सामने से एक बस जा रही थी। तो वो बस के सामने कुछ एनिमल आने की वजह से बस ने इमीडिएट राइट ले लिया। सो मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मुझे राइट लेना पड़ा। जैसे मैंने राइट लिया तो गाड़ी स्लिप ऑफ होके ऑलमोस्ट 5-6 टॉपल खा के मैं एक 60 मीटर नीचे खाई में जाके गिरा था। एंड टचवुड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक भी स्क्रैच नहीं आया था और गाड़ी टोटल लॉस हो गई थी। अच्छा, मतलब ये आपको आदत ही हो गई ना गाड़ी रोल करने की और ये स्क्रैच करने की, इसके लिए? हाँ, मतलब होता यह है कि गाड़ी रोल ओवर मेरे लिए नॉर्मल है क्योंकि जीप्स रोल ओवर होना वगैरह सेफ्टी के साथ हमारे यहाँ पे सेफ्टी 6 पॉइंट बेल्ट पहना जाता है। जहाँ पे गाड़ी आपकी कितनी भी रोल हो तो आपको सेफ्टी वहीं पे रहती है। फिर रोल केज बार होता है जो आयरन बार्स होते हैं, जो कई भी इम्पैक्ट से अगर आपको कोई सामने से गाड़ी भी लाकर मारा तो वो आपका प्रोटेक्शन शेल होता है। तो वो एक्सपीरियंस की वजह से मुझे पता था कि जैसे गाड़ी रोल ओवर हो गई, जैसे मेरी कार थी, तो मैंने वो सेफ गार्ड ले लिया था मेरा कि भाई अब मेरे को रोल ओवर है तो मेरे को सेफ मोड में जाना है। मतलब वो 6 पॉइंट का वो बेल्ट था आपका उस वक्त? हाँ, मेरे कार में 6 पॉइंट रोल केज का बेल्ट था। अच्छा, नॉर्मल रोल केज नहीं था लेकिन बेल्ट था मेरे पास, वो आप बांधे हुए थे? हाँ, पूरा जैकेट बेल्ट बना हुआ था। अच्छा, ये अचानक, ये मैं कहता हूँ सवाल ये है कि ये हु इंस्पायर्ड यू, ये अचानक ये कीड़ा कहाँ से आया गाड़ी को अपनी उंगलियों पे नचाने का? मैं भी कई बार देख चुका हूँ फेसबुक पर भी आपके वीडियो, ये कार को, टू व्हीलर को नचाने का। हम लोग जब चलाते हैं रोड पे तो इतना वॉचफुली रहते हैं, और आप तो बिल्कुल जस्ट लाइक गोटियां खेलते बच्चे वैसा करते हैं। ये हु इंस्पायर्ड यू? मुझे तो किसी ने इंस्पायर्ड ऐसे नहीं किया, लेकिन जब मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ जाता था, जैसे मैंने बताया कि आपको फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा था कि मैं किसी के साथ किसी को रोड बताने के लिए गया था अंदर। मुझे मेरे पास तो तब कार वगैरह जीप वगैरह कुछ नहीं थी, तो मैं उनको रोड बताने गया था। तो जब मैंने उनको देखा कि वो जिस तरीके से गाड़ियाँ चलाते थे, इट वॉज जस्ट 10-20% ऑफ वट आई एम डूइंग नाउ, मैं जो अभी कर रहा हूँ या करता था। तो जब मुझे वो दिखा तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत फैसिनेटिंग है। मुझे बहुत फैसिनेट हुआ उसमें कि यार ये करना चाहिए, अच्छा लग रहा है इसको। और जब मैंने इमीडिएटली जब करना चालू किया तो शायद वो अल्लाह की तरफ से दिया हुआ नेचुरल आर्ट मुझ में था, जो वहाँ पे मुझे स्पार्क मिला हो। तो जब मैं करने लगा तो आई वॉज बेटर देन व्हाट द अदर पीपल वर डूइंग। तो दे स्टार्टेड टेलिंग मी कि भाई तू तो बहुत मतलब अच्छी तरीके से कर रहा है, तो व्हाई डोंट यू टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे वो अच्छा लगने लगा। इट स्टार्टेड गिविंग मी अ गुड प्लेजर, फीलिंग, सेटिस्फेक्शन। तो आई वेंट इनटू इट। अच्छा, एक बात मैं जरूर बता दूं आप लोगों के, वालपई में, ये गोवा में कहते हैं, बेशुमार नौजवान ऐसे हैं जो ऑफ रोडिंग की शौकीन है। बाहर के इलाकों में, महाराष्ट्र में वगैरह हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा करके क्रिकेट खेल बहुत ज़्यादा खेला जाता है और दूसरे खेल भी हैं, लेकिन ऑफ रोडिंग गाड़ियाँ चलाना, कार लेकर घूमने जाना, इंडिया भर जाना, गोवा के लोगों में एक आम सा शौक है। सरफराज भाई ये है हमारे करीबी दोस्त, इनके अलावा भी ऐसे कई नौजवान हैं जो ये एक आम शौक रखते हैं ऑफ रोडिंग का। अच्छा, तो ये बताइए आप, क्या ये ट्रैवलिंग इंसान के लिए इतना क्या क्या फ़ायदा, क्या इसका ट्रैवल या एडवेंचर स्पोर्ट्स का, इसके पर्सनैलिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है? सर मैं आपको बता दूं, मैंने कहीं तो पढ़ा था, लेकिन वो पढ़ा मैंने जब कि मैंने ट्रैवलिंग शुरू करके ऑलमोस्ट एक मतलब 8-10 साल हो गए थे, उसके बाद में पढ़ा भी। और मेरा एक्सपीरियंस भी बताता हूँ कि अगर आपको एक बंदे को, एक बच्चे को रहने दो जो मैच्योर्ड होने के बाद में, अगर उसमें कुछ ऐसी एबिलिटी लानी है जहाँ पे वो लोग पहचाने, कल्चर को पहचाने और अपने पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट अगर आए, तो उसको ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जिस कल्चर में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, जिस लैंड में रहते हैं, वहाँ पर हमको एक ही टाइप का एटमॉस्फेयर, एक ही टाइप के लोग और एक ही टाइप का सिस्टम और पैटर्न
समझ में आता है। लेकिन जैसे आप स्टेट बदलते जाते हैं तो हर स्टेट की बाउंड्री क्रॉस करने के बाद में आपका लोगों का नेचर बदलता है, लोगों का गिव एंड टेक का सिस्टम बदलता है, लोगों का बिजनेस आइडियोलॉजी बदलता है। तो जब आप ऐसे ट्रेवल करते हैं तो आप ओवरऑल अपने पर्सनैलिटी को ऐसे बिल्ड करते हैं कि आप अगर समझो कि आप गोवा में बिजनेस कर रहे हैं और गोवा में बिजनेस करते हुए या फिर आप कहीं पे टीचर ऐसे काम कर रहे हैं इंटरनेशनल स्कूल्स वगैरह में, तो आपको जो एक्सपीरियंस होता है लोगों को मिलने का, इंटरेक्ट करने का और उनके नेचर को अंडरस्टैंड करने का, वो इतना बेहतरीन होता है कि आप किसी के साथ अगर बात करें ट्रैवल करने के बाद, मतलब बहुत सारा ट्रैवल, बहुत सारा एक्सपीरियंस के बाद जब किसी से बात करते हैं तो आप उस आपके आदमी के पर्सनैलिटी को आप बात करने से समझ जाते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि इसके साथ किस हिसाब से डील करना है। तो वो मुझे नेचुरली ऐसा लगा कि आप कोई कोर्स करके नहीं सीख सकते, वो ट्रैवल में सीख सकते हैं आप। अच्छा, तो इंडिया भर आपके दोस्त होंगे फिर तो? बहुत सारे, ऑलमोस्ट हर स्टेट में मेरे दोस्त थे। जब मैं ट्रैवल करता था तो फ्रीक्वेंट जब भी जाता था तो कॉल करता था उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह, जैसे यहाँ के कैशू नट्स बहुत फेमस हैं तो मैं वहाँ जाता था और मेक श्योर करता था कि उसको मैं वो चीज़ दे दूँ। कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो तो हम वहाँ पे कॉल करते थे, कभी वो यहाँ पे आए तो वो कॉल करते हैं, तो ये एक बॉन्डिंग तैयार होती है। अच्छा, ये सिलसिला चालू है अभी भी ऑफ रोडिंग का, ट्रैवल करने का मोटरसाइकिल पे हजारों किलोमीटर? हाँ, ऑफ रोडिंग का तो बंद हो गया बिकॉज ऑफ माई मतलब जो मुझे अभी स्पाइन का कुछ इशू हो गया था उसकी वजह से, और बाइकिंग मुझे अलाउड नहीं है फिलहाल। मगर ट्रैवलिंग विद कार यस, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि वो आप लोअर वर्जन ऑफ कार में नहीं बैठ सकते, नीचे वाली। तो होता ये है सर कि आपका जिस्म तो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है लेकिन जहन तो वहीं पे है, हॉबी तो शौक तो वही है। तो मैंने गाड़ी अपग्रेड कर ली और अब मैं मेरी मतलब आई हैव ऑडी है मेरी एक, तो उससे मैं अब ट्रेवल करता हूँ। मतलब गाड़ी आप अपने हिसाब से बनाए, उसकी हाइट बढ़ा के सीट वगैरह? हाँ, सीट वगैरह थोड़ा चेंजेस किया है, सस्पेंशन में हल्के से चेंजेस किए हैं जो मुझे सूट करें ताकि ये शौक जिंदा रहे। अच्छा, ये शौक अपने आप में बड़ा डेंजर है ना, जिस तरह से एक कीड़ा ही माना जाता है। मुझे भी याद है जब मैं कॉलेज में 70 किलोमीटर ट्रैवल करता था नाना नानी के वहाँ, तो वो अब्बा अम्मी नाना नानी सब गालियाँ देते थे, तुझे कितना कीड़ा बाइक पे जाने का, सारी दुनिया बस में जाती। अब तो इंडिया घूमते हैं, घर वालों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या रिएक्शन होता है फैमिली का, वाइफ का, बच्चों का? सर मेरा ऐसे रहा है कि मेरी वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है पहले से। मतलब मेरी लव मैरिज थी और उसके बाद में वाइफ का और मेरा एक ही मेरा मतलब एक कंडीशन था उसके लिए कि मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, तो मुझे ज्वाइन करें तो वेल एंड गुड, अगर ना करे तो मुझे जाने दो क्योंकि मुझे तो शौक है, मुझे वो हवाओं को छूने का बहुत शौक है। एंड शी इज़ वेरी नाइस, बहुत हम्बल है और बहुत मुझे सपोर्ट कर दिया इन चीज़ों में। जब भी मुझे बहुत सारा स्ट्रेसफुल काम करने के बाद मुझे ट्रैवल करूँ तो मुझे लगता है कि मैं वो पूरा स्ट्रेस ऑफ हो जाता है मेरा। तो मैं ट्रैवल करता हूँ, फैमिली से 100% मुझे सपोर्ट रहता है, बच्चों से सपोर्ट रहता है हमेशा। अच्छा, नहीं, जैसे ट्रैवल के अलावा भी आप जो ऑफ रोडिंग करते हैं, गाड़ी घुमाना इधर उधर, उसको गाड़ी को नचाना जिसको बोलते हैं, ये ऐसे वक्त में भी वो साथ देते हैं, करो बोलते हैं कि, या फिर ऐसा कभी हुआ है कि आप बाहर जा रहे हैं चाय छुपा के रखे, ऐसा कभी हुआ? नहीं नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं है, मगर बहुत बार मुझे इंस्ट्रक्शंस तो आई हैं कि मतलब ऐसा मत करो, अभी आपके बच्चे हैं, आप दो बच्चे हैं, तो योर लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस टू अस, आपका लोगों में बहुत आपकी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग थोड़ा मतलब वो स्टंट्स वगैरह में मतलब बहुत डेंजरस स्टंट्स करता था, मतलब जैसे कि कार को पैरों से चलाना, मेरे थाई से चलाना, हाथ को टच नहीं करना है। नहीं समझ। मतलब आपके जो थाइज होते हैं, घुटने होते हैं, घुटने के ऊपर वाला हिस्सा होता है, उससे स्टेयरिंग मैनेज करना, ये मुझ में एक नेचुरल आर्ट था। मतलब आप हाथ नहीं लगाए, यहाँ से समझो आप 200-300 किलोमीटर भी जा रहे हैं तो आप गाड़ी को स्टेयरिंग से हाथ नहीं लगाएंगे। तो वो मुझ में एक शौक था, सीट ऐसे हम लोग पकड़ के कार से चलाते थे बहुत स्पीड में, 100-120-130 की स्पीड में। तो वो शौक था, वो फिर अभी मैंने थोड़ा कम कर दिया बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सेकंड एक रोड रूल्स भी होते हैं। तो कहीं पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह में कुछ ऐसा करना हो तो करते हैं जहाँ पे लोगों का कोई नुकसान ना हो। अच्छा अच्छा। सरफराज भाई, ये शौक के अलावा भी जो है, खास बात ये बता दूं कि ये काउंसिलर भी हैं, 3 बार जीते हैं शायद, है ना? दूसरी बार जीते हैं और रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं। शायद गोवा के ये पहले काउंसिलर है इतनी बड़ी लीड से जीते हैं, लोगों में काफी पॉपुलर है और सामाजिक काम में भी हमेशा रहते हैं। कोविड के टाइम पर भी हमने देखा है इनको कि इन्होंने बस 100-200 ने बल्कि लोगों से वगैरह डोनेशन जमा करके हजारों किलो अनाज बांटा था। ये सभी कामों में आगे रहते हैं। ये सब काम, ये सारे शौक, ये एक साथ इतने सारे पैरामीटर या इतने सारे घोड़ों की सवारी कैसा पॉसिबल होती? सर एक्चुअली अगर आप जैसे कहें तो कई सारे लोग मुझे यही बोलते हैं कि तेरी वो वर्सेटिलिटी मुझे समझ में नहीं आती। जैसे कि मुझे भी नहीं समझा। हाँ, एक जगह कहते हैं कि आप मास्टर्स करके जर्नलिज्म करके जर्नलिस्ट रह चुके हैं, उसके बाद में जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। हाँ, मैंने एनडीटीवी को 4 साल के लिए काम किया है, गोवा से रिप्रेजेंट किया है। तो वहाँ से आप सडनली फिर रेस्टोरेंट के बिजनेस में आ गए, रेस्टोरेंट कैटरिंग का बिजनेस सेटल करने के बाद में मैं सडनली ये ऑफ रोडिंग का शौक, ये तो साइमल्टेनियसली स्पोर्ट्स का शौक तो था ही, वो चल रहा था। उसके बाद में सडनली
काउंसिलर हो गए, तो फिर ये कैसे मैनेज करते हैं? तो मैं लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि हर इंसान में अलग अलग टाइप की खूबियाँ होती है। कुछ लोगों में एक ही टाइप का शौक होता है, जैसे कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग का उनको शौक होता है, और कुछ लोगों को मल्टीपल चीज़ों का शौक होता है। तो जब मुझे पता चला कि मुझ में ये चीज़ें हैं, तो मैं सोचता हूँ कि हर एक चीज़ जैसे सीजनल 3 सीज़न में 3 चीज़ें हो सकती हैं, तो हम लोग कुछ चीज़ें परमानेंट रखते हुए बाकी की चीज़ें क्यों ना करें? फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल वर्किंग और मतलब जो कहते हैं कि लोगों की हेल्प करना और वो ज़रिया बनना किसी के लिए, वो नेचुरली मुझ में था पहले से। मतलब वो मेरी फैमिली से इंस्पायर्ड है, मेरे फादर से इंस्पायर्ड हूँ मैं, और मेरे प्रोफेट से इंस्पायर्ड हूँ मैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत सुकून देता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया है, मतलब कुछ तो किया है आज के दिन के लिए। वो नेचुरली रहा है। उसी के रिलेटेड पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स को बस सोशल वर्किंग ही समझता हूँ। मेरे लिए पॉलिटिक्स यानी सोशल वर्किंग है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह वो हलाल कमाई के लिए वो चलते रहता है, और फिर ये छोटे मोटे शौक, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो आई कैन मैनेज ऑल दीज 3 थिंग्स आराम से, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी आपका इंट्रो बेशुमार लड़के भी सुनने वाले हैं, सुन के भी ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा गाड़ी चलाऊँ, ये चलाऊँ, ऑफ रोडिंग करूँ। अभी देश के अपने कायदे कानून भी हैं, वो भी ज़रूरी है। यंगस्टर्स को आप इसके फायदे और नुकसान ऑफ रोडिंग के क्या बताएं, किस तरह से उनको मैसेज देंगे? देखिए, फ़ायदे तो बेशुमार हैं। फ़ायदों की अगर बाउंड्री देखें तो एक चीज़ क्लियर कट और क्लियर है, मतलब वो क्रिस्टल क्लियर चीज़ है कि आपको यू हैव टू बी अ लाइसेंस होल्डर, आपको लाइसेंस होल्डर होना चाहिए। और आप तब तक प्रोफेशनली ये चीज़ें ना करें तब जब तक आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इसके पोन्स और कॉन्स नहीं पता हैं। आप प्रॉपरली ट्रेंड हो जाएं, फिर आप इस चीज़ों में शामिल हों, मतलब शुमार हो जाएं। ऐसे नहीं कि आप रोड पे ये चीज़ें करते फिरे और कोई बेगुनाह जिसका कोई रोल ही नहीं था इस चीज़ में, उसको कुछ उसके साथ कुछ हादसा हो जाए। और खुद के साथ भी हो। बिल्कुल, खुद की लाइफ तो सबसे ज़्यादा प्रीशियस है, तो ये रोड पे नहीं करना है आपको। बहुत सारे इंडिया में अभी एकेडमीज़ बनी हैं जहाँ पे आप ये चीज़ों की जाके नॉलेज, एजुकेशन ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, देन आप प्रोफेशनली इस चीज़ में आ सकते हैं। ये इसके नुकसानात हैं। फ़ायदे तो बेशुमार हैं। आप इसको प्रोफेशनली अगर लेते हैं तो आज मोटर स्पोर्ट्स का बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है, नाम है, इंटरनेशनली आप रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। आपको डकार जैसी बहुत सारी रैलीज़ हैं, बहुत सारे फंडिंग्स आते हैं, तो फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। नुकसानात ये हैं कि बस अपनी लाइफ और लोगों की लाइफ को केयरफुली हैंडल किया जाए। ये थे हमारे सरफराज सैयद साहब, जो अपने ऑफ रोडिंग के और ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर रहे थे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपकी भी राइडिंग और ट्रैवलिंग के बारे में आप लोग भी क्या राय रखते हैं। गोवा के ऐसे कई नौजवान हैं, जैसे मैंने कहा, जिनके एक्सपीरियंसेस हम लोग ज़रूर जानेंगे। सरफराज भाई से हमने शुरुआत की है, आगे भी बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, लड़कियां भी हैं शौकीन बहुत सारी, इनको हम ज़रूर इंट्रोड्यूस करेंगे। शुक्रिया।